हाँ तो मेरे प्यारे से बच्चों सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बेटा क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो बेटा पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देख लिया था बेटा कूलाम के नियम का सदिश रूप और कूलाम के नियम पर आधारित कुछ प्रश्न को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कूलम्स लॉ। तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ना है कि कूलाम के नियम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं, जो आपके एग्जाम में क्या पता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना के पूछ ले। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना लेट किए हुए। तो बेटा सभी बच्चे हेडिंग बना लेंगे कि कूलाम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, मैं इसको इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिखूंगा। हाँ, इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे कि कूलाम के नियम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें होने वाली है। ठीक है, जैसे अगर हम इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जैसा कि कूलाम ने बताया, तो भैया कूलाम जी ने क्या बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले बल की उन्होंने गणना की, लगने वाले वैद्युत बल के बारे में बताया। अब इसके बारे में फैक्ट कैसे निकल सकते हैं? पहला बात तो ये है कि उन्होंने आवेशों के जो मध्य बल की गणना की। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आवेश होने कैसे चाहिए। ठीक है, आवेश होने कैसे चाहिए। फिर उसके बाद ये जो बल की गणना की उन्होंने, वो कितनी दूरी तक लागू हो सकते हैं, और ये जो कूलाम का नियम है वो कौन कौन से और नियमों का पालन करता है। तो सारी चीज़ें हम लोग इस आज की क्लास में डिस्कस करने वाले। ओके, तो देखिएगा पहला बात क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि जैसा कि हमने बताया कि कूलाम जी ने जो अपने नियम में आवेश को बेटा स्थिर माना। क्या माना? स्थिर व बिंदुवत आवेश माना। क्या माना? स्थिर व बिंदुवत आवेश को माना उन्होंने वैद्युत बल की गणना करने के लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और हमने पहले क्लास में ही डिस्कस कर लिया था कि भैया जो आवेश होगा वो बिंदुवत होगा और स्थिर होगा, मतलब आवेशों के मध्य कोई भी मोशन नहीं होगा। इतनी बातें क्लियर हो चुकी। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने जो सामान्यतः माना, उन्होंने जो जर्नली देखा कि बेटा जो आवेश उन्होंने लिया तो सामान्यतः उन्होंने गोली आवेश माना। ठीक है, तो पहला फैक्ट तो यही निकलता है कि सामान्यतः गोली आवेश हम लोग लेते हैं। अब इस गोली आवेश के लिए आपका देखो कहाँ से प्रूफ मिलता है। तो देखो आपने जब F बराबर 1/4 की बात की तो देखो ये जो 4 पाई कांस्टेंट आया, आप याद करो क्या गोले का सरकमफ्रेंस 4 पाई से स्टार्ट होता है? जल्दी से बताओ, क्या गोले का जो सरकमफ्रेंस है वो 4 पाई से स्टार्ट होता है ना? इसलिए उन्होंने जर्नली जो आवेश को माना वो कैसा होना चाहिए? गोली आवेश की कल्पना उन्होंने की और उन्होंने माना कि स्थिर व बिंदुवत आवेश होगा। तो ये था पहला पॉइंट। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे दूसरे फैक्ट की बात करें कि भैया जो इन्होंने वैद्युत बल की गणना की, देखो ध्यान से, दूसरा फैक्ट, इन्होंने जो वैद्युत बल की गणना की उससे हम लोग गतिमान आवेशों के मध्य, कहाँ पे? गतिमान आवेशों के मध्य वैद्युत बल की गणना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लिया कि एक हमने धन आवेश प्लस Q ले लिया, अभी ये स्थिर अवस्था में है। किसमें है? ध्यान से समझो, अभी ये स्थिर अवस्था में है और जब ये स्थिर अवस्था में है तो इस पे केवल वैद्युत बल कार्य करता है। बोलो हाँ या ना? इस पे जब ये स्थिर अवस्था में है तो यहाँ केवल वैद्युत बल कार्य करेगा। लेकिन जैसे ही आवेश गतिमान हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? आवेश गतिमान हो जाएगा, तो जब बेटा गतिमान आवेश में वैद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी कार्य करता है। कैसा बल कार्य करता है? चुंबकीय बल भी कार्य करता है। इसलिए हम लोग आवेश कूलाम के नियम अनुसार हम लोग गतिमान आवेशों पर वैद्युत बल की गणना नहीं कर सकते। कोई पूछे रीज़न क्यों नहीं कर सकते सरकार, तो यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं कि गतिमान आवेशों में वैद्युत बल के साथ साथ कैसा बल कार्य करता है? चुंबकीय बल कार्य करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, जरा गौर फरमाइए, पॉइंट को नोट करेंगे इसको। ठीक है, जल्दी से फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट करो, फिर आगे क्लास को बढ़ाते हैं। चलो आगे बात करते हैं। तीसरी बात, तो जैसे हमने आपको
पढ़ाया था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। पिछले लेक्चर्स में यही बातें हो चुकी थी, कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो हमने क्या प्रूफ किया था वहाँ पे, आपको याद होगा। तो F12 बराबर माइनस का F21, बोलो हाँ या ना, बताओ। इतनी चीज़ें आपको प्रूफ हुई थी। F12 बराबर क्या आया था, माइनस का F21। अच्छा बताओ, क्या कक्षा 11 में यही आप न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ के आए हो, बोलो हाँ या ना। क्या आप यही न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ के आए हो, जल्दी से बताओ। क्या यही न्यूटन का तीसरा नियम कक्षा 11 में पढ़े होगे तो 12 में याद होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कूलाम का नियम है वो गति के नियम का भी पालन करता है। कूलाम का नियम है वो गति के तीसरे नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है, गति के तीसरे नियम का पालन करता है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट इसको नोट करेंगे, गति के तीसरे नियम का पालन करता है। जल्दी से इसको नोट कर लो, तीसरा पॉइंट जल्दी से नोट कर लें सभी बच्चे, कि कूलाम का जो नियम है वो गति के तीसरे नियम का भी पालन करता है। जल्दी से नोट करो, मैं साइड हट रहा हूँ जल्दी से। चलो अगली बात सीखते हैं। तो अगर हम अगली बात देखें तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो बल है ये कितनी दूरी तक लागू हो सकता है। ठीक है, ये भैया बल 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कितनी दूरी तक लागू हो सकता है। ठीक है, चलो इसको जानना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बन सकते हैं इसके, कि कूलाम का जो नियम है उनके द्वारा जो हम लोग वैद्युत बल की गणना करते हैं उसकी रेंज क्या होगी। तो आप एक बात यहाँ पे देखो, तो इसको तो हम लोग थ्योरेटिकल डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसको तो हम लोग थ्योरी के साथ बता नहीं सकते कि हाँ यहाँ पे मैंने एक प्लस क्यों रखा, यहाँ माइनस क्यों रखा। तो हम लोग थ्योरी से बता दें कि ये 2 किलोमीटर तक लगेगा, 4 किलोमीटर तक लगेगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया, ये जो वैद्युत बल का मान है वो 10 की पावर -15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक ही, अभी तक कुछ किलोमीटर का मान लेते, इसकी रेंज ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पे जर्नली लिख सकते हैं कि ये जो कूलाम बल की रेंज है, इसको जो कोलंबियन फोर्स कहते हैं, इस बल की जो रेंज है वो 10 की पावर -15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक है। कुछ का मतलब हम मान सकते हैं कि <5, क्योंकि कुछ फिर 5 से ज़्यादा जाएंगे तो बहुत कुछ होने लगता है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसकी जो रेंज है, अब देखो इसको तो थ्योरेटिकल प्रूफ करना असंभव है। क्यों, क्योंकि इसके लिए आपको 2 आवेश चाहिए, फिर उनके बीच आप बल करोगे, दूरी को बढ़ाते रहोगे। तो ये आपको प्रायोगिक मान से पता चलता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रयोगों द्वारा, क्या बेटा, प्रयोगों द्वारा निष्कर्ष निकाला गया। क्या निकाला गया निष्कर्ष, नीचे लिखा हुआ है मैंने, क्या निकाला गया निष्कर्ष, कि ये जो कोलंबियन फोर्स है 10 की पावर -15 मीटर से कुछ किलोमीटर के रेंज तक ही लागू होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाक से अगला पॉइंट नोट कर लो। फिर देखो अगली बात ये आती है कि ये किस टाइप का फोर्स है ना। जैसे आप लोग 11 में पढ़े होंगे संरक्षी बल, असंरक्षी बल, केंद्रीय बल, तो ये किस टाइप का फोर्स होता है। तो जल्दी से पॉइंट नोट करो, उसके बारे में हम लोग आगे सीखते हैं। चलो अब देखो अगला पॉइंट, बेटा ये जो वैद्युत बल होता है, ठीक है, जो वैद्युत बल होता है वो संरक्षी होता है। क्या होता है, संरक्षी बल होता है। कैसा बल होता है, वैद्युत बल एक संरक्षी बल है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं, वैद्युत बल क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट, बेटा ये जो कूलाम का नियम है ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग का नियम का मतलब आपने देखा होगा कि 1/r², ठीक है, 1/r² के नियम का पालन करता है। इसको बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। तो फटाफट इतनी चीज़ें नोट करो। देखो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे क्या सीखा, पहला पॉइंट ये सीखा कि आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए और बिंदुवत होने चाहिए, और सामान्यतः गोलीय आवेश माना गया।
अगर हम दूसरी बात सीखें, यहाँ पे हमने क्या सीखा कि गतिशील आवेशों के मध्य बल की गणना हम लोग कूलाम के नियम से नहीं ज्ञात कर सकते। उसका कारण भी जाना कि ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जब आवेश गतिमान होगा तो वहाँ पे वैद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए सारे पॉइंट नोट करो, फिर एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लो। चलो फटाफट नोट कर लो, तब तक हम एक आध घूंट चाय की भी लेते रहें। चलो आओ एक क्वेश्चन करते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, आराम से कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बाकी अब आप हमसे ये उम्मीद रखो कि हम 2 गुणे 2 4 करके सिखाएं, तो ये भैया बड़ा ही असंभव होगा, क्योंकि अगर हम आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे तो हम शायद 1 घंटे में 2 ही क्वेश्चन करा पाएँ। ठीक है, चलो आगे सीखते हैं। अगर क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले सभी बच्चे क्वेश्चन को नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि समान आवेश वाले 2 धन आए। ठीक है, मैं क्वेश्चन को बना रहा हूँ, क्वेश्चन की भावनाओं को समझो, और टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, वहीं पे लिंक पे क्लिक मारना, क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, बोला कि समान धन आयन वाले 2 आवेश, ठीक है, एक दूसरे को, भैया देखो जब समान आवेश हैं तो बताओ प्रतिकर्षण करेंगे, कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं? 3.7 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन से। कितने न्यूटन से? 3.7 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ा आसान लिख ली जाए, वैल्यू थोड़ा आसान लिख ली जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 9 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन से। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए वैल्यू थोड़ा आसान लिख लिया। ठीक है, नहीं आप लोग यहीं पे जूझते रहोगे कि हाँ सर कैसे काटें, दशमलव कैसे हटाएंगे। चलो इतनी बातें हो गई। अब बोल रहा है कि जबकि उनके मध्य की दूरी, इनके जो मध्य की दूरी है वो 5 एंगस्ट्रॉम दी है। अब कहोगे एंगस्ट्रॉम किस चिड़िया का नाम है, तो जाके पूछो कक्षा 11 में क्या पढ़ के आए हो। देख लो यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10। 1 रुपया में 1 टॉफ़ी, तो 5 रुपये में 5 ही ना मिलेगी, तो कितना हो जाएगा 5 × 10⁻10। ठीक है, हाँ चुन्नुआ वाली चीज़ें एकदम याद रखा करो तुम लोग। ठीक है, चलो इसको मीटर में बदल लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आर मिल गया। अब आपको बोल रहा है कि सामान्य अवस्था में, ध्यान से सीखना क्वेश्चन को, सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम है? सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम है? अरे कम है तो क्या करें हम? अरे भैया करना आप ही को है, इसको निकाल के बताना है कि कैसे कम हो गए, है ना। और कम है तो कितना कम है, वही तो पूछा है क्वेश्चन। ऐसा जवाब नहीं देना कि कितने कम है, होंगे कम, हमसे क्या लेना देना, तो ऐसा आंसर नहीं देना, इसको सॉल्व करके बताना। क्वेश्चन को पढ़ लिया, बोल रहा है कि समान धन आयन वाले 2 आवेश हैं। ठीक है, जब समान प्रकृति के आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, बोलो हाँ या ना। अब बोल रहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितना है? 5 एंगस्ट्रॉम है। 5 × 10⁻⁻10 मीटर में बदल लिया। अब बोल रहा है कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं? 9 × 10⁻⁻4 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, बोलो हाँ या ना। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपसे पूछा है समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन को एक बार नोट कर लो कॉपी में, फिर आगे सीखते हैं। चलो जल्दी से नोट करो। चलो आओ, नोट कर लिया? इधर देखो, पेन कॉपी छोड़ दो, नानी कसम है तुम लोगों की आज। अब देखते अपने नानी से कितना मैं आते हो तुम लोग, अगर पेन कॉपी को हाथ लगाए तो। चलो आओ यहाँ पे सीखो। बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि 2 धन आयन हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू, 2 धन आयन, चुन्नुआ वर्सेस मुन्नुआ। ठीक है, दोनों में हो गई लड़ाई। क्या हो गई? लड़ाई हो गई। और जब लड़ाई हो गई तो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे ना, तो प्रतिकर्षण हो रहा है। और कितने बल से प्रतिकर्षित कर रहे थे? 9 × 10⁻⁻4 न्यूटन से, बोलो हाँ या ना। इतनी बात क्वेश्चन में बोला सरकार, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। बोला है कि दोनों कितनी दूरी पे थे? 5 एंगस्ट्रॉम, बोलो हाँ या ना। अच्छा बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है क्या, है ना। तो याद करो क्वांटीकरण पढ़ाया था, Q बराबर N, बोलो हाँ या ना। यहाँ से आप देख रहे हो कि N निकालना सरकार, Q की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए?
क्यू की वैल्यू आपको चाहिए, और क्योंकि ई तो पता है ना, ई की वैल्यू चुन्नुआ सी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। बोलो हाँ या ना, इतनी वैल्यू होती है। आपको क्यू की वैल्यू चाहिए, क्यू मिल जाएगा तो कहानी का हल हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्यू कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे F = 1/4 पाई, हाँ 4 पाई, समान आवेश है सरकार तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा और आर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यही फार्मूला है। F की वैल्यू फेंक दो यहाँ पे, 9 × 10⁻⁻4, इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, नानी कसम है तुम लोग क्या आज बता दो। ठीक है, 9 × 10⁻, यहाँ पे 9 होती है ना, हाँ, और क्यू स्क्वायर है, और यहाँ पे देखो r की जगह स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, और 10⁻−10 आ जाए, सॉरी यहाँ पे 20 आ जाएगा ना, स्क्वायर है तो हाँ, -10 × 2 20 हो गया। अब देखो 9 से 9 गया, कहाँ पे घूमने उमने गया होगा। चलो अब देखते हैं, अब करा लो तिर्यक गुणा, तो 25 × 10⁻⁻20 हुआ भाई वाह, और यहाँ हो गया 25 × 10⁻⁻4, और ये इधर आएगा 10�9 भाग में चला जाएगा, और इधर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अब पावर सॉल्व कर लो, कितना हुआ, 20 × 4 = 24, 24 9 कितना होता है, गिनती उनती आती कि नहीं तुम लोग को, 24 से 30 और 33 हो गया, कितना हो गया 33 हो गया। 25 × 10⁻⁻33 बराबर क्यू स्क्वायर। अब देखो अगर हम इसको 36 बना लें तो काम बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट बन जाएगा ना। अब 36 कैसे बनाओगे, भाग कराते जाओ, तो ये कितना हो गया 0.25, कितना 0.025 इंटू 10⁻⁻36 और क्यू स्क्वायर। बताओ क्यू यहाँ से सॉल्व करोगे कितना आएगा बता दो, जल्दी से बता दो। ये 0.5 आ जाएगा, 0.5 इंटू 10⁻⁻18। बताओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ क्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, ठीक है, कैलकुलेशन पे नज़र मारते रहना, कहीं गलती हो तो बता दियो, ठीक है, हाँ कैलकुलेशन पे नज़र मारते रहना, कहीं गलती हो तो बता देना तुरंत। बताओ क्यू की वैल्यू मिल गई। कॉन्सेप्ट सीखो, कैलकुलेशन नहीं, कॉन्सेप्ट सीखो। आप सॉल्व करेंगे, कहीं गलती हो आप तुरंत कमेंट करना कि सर यहाँ पे बस कैलकुलेशन में होगी मिस्टेक, हो सकता है, वैसे होती नहीं है जल्दी। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन काम है, तो n बराबर Q/E। देखो यहाँ पे 0.05 इंटू 10⁻⁻80 और E की वैल्यू सॉल्व कर लो, कितना है -8। अब इसको सॉल्व करो, अगर पूर्णांक आता है, ध्यान से सीखो। अब देखो अगर इसको सॉल्व कर लो, अगर पूर्णांक संख्या मिल जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अगर कुछ मिल जाए तो आंसर आएगा, नहीं तो बोल देना क्वेश्चन गलत है। क्या बोल देना, क्वेश्चन गलत है। फटाफट नोट कर लो, जल्दी से फटाफट नोट कर लो। चलो नोट करो, अगला एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, एक क्वेश्चन और कराएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो नोट कर लो जल्दी से, देखो मत इधर टुकटुकी लगा के, नोट करो जल्दी से। चलो नोट कर लियो, आओ अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक धमाकेदार क्वेश्चन और, ठीक है, धमाकेदार सुपर से डुपर क्वेश्चन एक ठुम कराता हूँ। देखो चलो, बड़ा मेहनत लग रही मिटाने में, कोई बात नहीं, बहुत एनर्जी भरी हम लोग के अंदर, परेशान ना हो। एनर्जी देख देख के तुम लोग सोचोगे कहाँ से पढ़ा लेते हैं इतना। आओ देखो इधर लाला, ध्यान से सीखो अगला क्वेश्चन। चलो मज़ा ना आए तो पैसा वापस पहले जमा करो, लेकिन चलो आगे। क्वेश्चन क्या है कि समान परिमाण के दो आवेश हैं, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, लिखूंगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है, आपको मिल जाएगा PDF में। बोला कि समान परिमाण के दो आवेश हैं एक दूसरे, हाँ, उन पर 2 न्यूटन का बल कार्य करता है। ध्यान से समझो, बोल रहा है कि यदि उनके बीच की दूरी 0.5 कम कर दी जाए, ध्यान से सुनो, यदि उनके बीच की दूरी कितनी कम कर दी जाए 0.5, तो बोल रहा है ये बल घट के कितना हो जाएगा 18 न्यूटन हो जाता है। कितना हो जाता है 18 न्यूटन। भाई दूरी कम हो रही, बल बढ़ेगा, ठीक है, बोला कि दूरी को घटा रहे हो तो बल बढ़ गया, कितना हो गया 18 न्यूटन बोल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक दूरी क्या थी।
ध्यान से समझो, लिख लो। अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि समान परिमाण के दो आवेश, लिख लो नहीं मुंह फुला लोगे, कहोगे कि लिखवाए नहीं गुरुआ क्वेश्चन। बोला कि समान परिमाण के दो आवेश, समान परिमाण के दो आवेश पर 2 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। फटाफट लिख लो, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है यदि इनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर दी जाए। कितना कम कर दी जाए? कम कर दी जाए। कर दो कम, क्या दिक्कत है हमको, जितना मन हो उतना कम करो। चलो देखो इधर, तो बल 18 न्यूटन हो जा रहा है। जाहिर सी बात है भैया, बढ़ेगा ना, 2 से कम थोड़ी हो सकता है, क्योंकि भाई आपको सिखाया है दूरी बढ़ेगी तो बल का मान घटेगा, दूरी कम होगी बल तो बढ़ना ही बढ़ना है। चलो 18 न्यूटन हो जाता, कोई बात नहीं। चलो मेन मुद्दे पे आओ, क्या बोल रहा है मुद्दा यहाँ समझो। बोल रहा है कि ये बता दो प्रारंभिक दूरी क्या थी, अंतर्यामी थे क्या, पूछ लिए हमसे, कहाँ जाने हम कितनी थी। ठीक है, हाँ, फिजिक्स के मास्टर को अंतर्यामी समझ लेते हैं। बोलते हैं प्रारंभिक दूरी क्या थी, जितना दूर रखे रहे होगे उतना दूर रहा होगा, क्या थी। चलो लेकिन निकालना पड़ेगा भैया, जादूगर है हम लोग, तो हम लोग बता देंगे। हाँ, तंत्र मंत्र से निकालते हैं इसको। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन लिख लिया, पढ़ लो क्वेश्चन एक बार अच्छे से, मुँह ना बनाना, फिर पढ़ लो ध्यान से। बोल क्या रहा है कि 2 न्यूटन का बल कार्य करता है, दूरी घटाया, कितना हो गया, 18 न्यूटन हो गया। अब देखो क्वेश्चन को क्वेश्चन से काटते हैं कैसे, ध्यान से सीखो। क्वेश्चन को क्वेश्चन से कैसे उड़ाते हैं, ध्यान से सीखना, मज़ा ना आए तो वापस। चलो देखो यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन को काटने से पहला फंडा है बेटा, फिजिक्स का अपना एक ही फंडा है कि क्वेश्चन को क्वेश्चन से ही काटना पड़ता है। ठीक है, तब थोड़ी सी समस्या हल होती है। जैसे जहर को जहर ही मारता है ना, तो वैसे ही क्वेश्चन को क्वेश्चन ही काटेगा। देखो कैसे काटने सीखो यहाँ पे मेरे साथ, पेन कॉपी छोड़ दो। बोल रहा है कि 2 आवेश हैं, होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों एक ही आवेश थे, प्लस प्लस थे। बोल रहा है कि मान लेते हैं कुछ नहीं दिया, मान लो सरकार कितनी है दूरी, r हो जाएगी। कितनी है दूरी, r। ठीक है, प्रारंभिक दूरी r थी, इसी को आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में, इसी को पूछा बताओ ये कितना है। क्वेश्चन में इसी को आपसे पूछा ये कितना है, प्रारंभिक दूरी r क्या थी, ध्यान से समझो। अगर मान लिया हमने प्रारंभिक, बोल रहा है कि जब इनके मध्य दूरी r थी, ध्यान से समझो, F1 मान लेता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, यही थी। तब बोला कि बल कितना न्यूटन कार्य कर रहा है, 2 न्यूटन। तो ये 1/4 पाई को K लिख लें क्या, बहुत लंबा हो रहा है, K लिख लेते हैं। चलो समीकरण रिंकिया मान लो इसको। ठीक है, समीकरण रिंकिया। हाँ चलो, रिंकिया को देख के कौन खुश होता है, चुन्नुआ ना। चलो देखते हैं। अब समीकरण 2 बनाते हैं, केस 2 बनाते हैं। देखो ध्यान से, बोल रहा है कि इस दूरी को 0.5 मीटर घटाओ। कितना घटाओ, 0.5 मीटर घटा लिया। तो बताओ प्रभावी दूरी कितनी बची, ईमानदारी से बताना, प्रभावी दूरी कितनी हो गई, r - 0.5 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, हो जाएगी ना। प्रभावी दूरी r - 0.5 हो गई, तो खुश हो जाओ, बना लो। बोल रहा है बल 18 न्यूटन हो गया, Q स्क्वायर अपॉन r - 0.5 का होल स्क्वायर। बताओ समीकरण चुन्नुआ। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 मिल गया। अब बता लो, पहले को दूसरे से डिवाइड कर लो, राम कहानी का आंसर हो जाएगा, अंत हो जाएगा। यहाँ पे देखो भैया, डिवाइड कराओगे 2/18 आएगा। बोलो हाँ या ना। समीकरण 1 और 2 को भाग करा लो, समीकरण 1 और 2 को भाग कराओ, 2/18 हो जाएगा। बताओ K से K कैंसिल हो गया, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल, ये नीचे ये ऊपर, तो कितना आएगा, r - 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। बताओ यहाँ पे देखो, 2 1 का नम 2, 2 9 18, तो 1/9 हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r - 0.5 अपॉन R का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, जल्दी से लिख सकता हूँ ना। और जैसे ही लिखा, क्या मैं इसको 1/3 का स्क्वायर नहीं फेंक सकता, बिल्कुल फेंकूंगा। r - 0.5, बताओ स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 1/3 इक्वल टू r - 0.5 अपॉन R। ज़्यादा नीचे तो नहीं जा रहा हूँ, देख लेना ध्यान से। नहीं कहोगे गुरुआ पता नहीं कहाँ चले जा रहे हो। चलो देखो, 1/3 और r - 0.5 अपॉन R। अब तो सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे r इक्वल टू 3r - 1.5। बताओ यहाँ पे ये माइनस से इधर जाएगा प्लस में, तो ये 1.5 हो गया, है ना।
ये 1.5 हो गया, इक्वल टू 2r हो गया। तो r इक्वल टू 1.5/2 है ना। तो यहाँ पे देखो 20 हो गया, 5 3 15, 5 चौक 20। बताओ r बराबर 3/4 आ गया। कितना आ गया? r बराबर 3/4 हो गया। अब देख लो कितने थे ये, 3/4 आ गया ना, इतना ही आएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा, स्क्वायर रूट हटाते हो तो प्लस माइनस में होता है। देखो यहाँ पे गलती आप लोग कर रहे थे, बिल्कुल नहीं बताते। यहाँ पे प्लस माइनस हटता है, एक बार प्लस चिन्ह लिया तो ये आया, एक बार प्लस चिन्ह लिया तो ये आया, और एक बार माइनस चिन्ह लोगे तो ये आएगा। बात समझ में आई? अगर 0.5 से कम आई तो वो दूरी पॉसिबल नहीं है। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 0.75 आ रहा है ना। 4 7 28, 4 5 20, सही है। 0.75 मीटर दूरी पे थे, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, नोट कर लो। लेकिन आप माइनस साइन लेके भी चेक करना, माइनस साइन लेके भी आप चेक करोगे। अगर ये 0.5 से कम आती है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हमने उसको उतना घटाया है ना, इसलिए वो पॉसिबल ही नहीं है। बात को ध्यान से समझा, नोट करा इसको, जल्दी से जल्दी नोट कर लो। फिर हेडिंग बना देना, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, चमका के समझाएंगे उसको, ठीक है। यहीं पे उसको आज की क्लास में ख़त्म करेंगे, फिर अगली क्लास में उसकी क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। फटाफट नोट करो क्वेश्चन, चलो जल्दी से नोट कर लो बाबू इसको सभी बच्चे। मैं साइड हट जा रहा हूँ, ठीक है। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेडिंग बना लेना, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। एक एक टॉपिक भैया नहीं छूटेगा। नीट अगर जेई की तैयारी करना, यहीं पढ़ के आप क्रैक कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं आपको, ठीक है। यहीं पढ़ के कर सकते हो, ठीक है। बाकी ज्ञान देने वाले जीवन में बहुत मिलेंगे, लेकिन यहीं पे आप पढ़ के तैयारी कर सकते हो, पूरा कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ पे। चलो देखो आगे, ज्ञानियों के चक्कर में मत पढ़ना। अगर वीडियो पे आ जाना तो पूरा कंटेंट को देख के पढ़ना, देखना फिर फ़र्क पता चल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। हेडिंग बना देना, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। चलो जल्दी से फटाफट नोट करो सभी बच्चे। हेडिंग बनाओ, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो चमकाते हैं इसको भी, अध्यारोपण का सिद्धांत, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो ध्यान से समझो, इधर प्यार से एकदम। अच्छा बलों के नहीं जोड़ा क्या? जोड़ लो ना, बलों में ही परेशान हो, दुनिया कैम परेशान है, तुम बलों के पीछे परेशान हो। चलो देखो, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत ध्यान से समझो क्या कहता है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अच्छा मान लेते हैं अध्यारोपण का मतलब क्या है। जैसे मान लो हम कहीं फंस गए ना, कहीं हाँ मैटर हो गया, हम कहीं फंस गए, अब सारे गुंडा उंडा आ गए, हमको मारने दबोचने आ गए, तो बताओ हम पे सारे बल सब कूट रहे हैं। या तो आप कहीं फंस गए, आपको सब कूट रहे हैं जम के, तो आप अपने ऊपर कितना बल का अनुभव करोगे? जितना 2 न्यूटन वो मारा, 1 न्यूटन वो मारा, 5 न्यूटन वो मारा, तो आपको कितना लगा? सबको जोड़ दोगे ना? बोलो हाँ या ना, निकाल लोगे ना? तो भैया बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि कई आवेशों के कारण, क्या कई आवेशों को कारण लगाए गए बलों का परिणामी बल जो होगा वो उनके द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के बीजगणितीय योग के क्या होगा? बराबर होगा। ध्यान से सुनना, क्या बोला हमने, क्या बोला ध्यान से सुनो पहले। चलो हमने क्या बोला कि आवेशों पर लगाया गया बल, मतलब ढेर सारे आवेश हैं। जैसे मैंने बोला ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे लोगों ने आप पे बल लगाया, तो आपको बल कितना फील हुआ? भाई सबका योग ले लो, उसने 2 न्यूटन लगाया, आपने 4 न्यूटन लगाया, उसने 6 न्यूटन लगाया, तो आपको महसूस कितना हो रहा? मतलब सबके बलों का बीजगणितीय योग ही ना भैया, 2 + 5 + 6 + 8 ऐसे ना। यहाँ पे बीजगणितीय योग मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नेचर अलग भी हो सकता है, इसलिए मैं बीजगणितीय योग का नाम ले रहा हूँ। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब देखो यहाँ से मैं समझता हूँ डायग्राम से, क्योंकि जब तक फिजिक्स में डायग्राम ना बनाओ चीज़ें थोड़ा अधूरी सी लगती है, ठीक है। जैसे आप मान लो आपका शादी होने वाला है और सगाई उगाई कुछ ना कर दो और डायरेक्ट आपको बारात में बैठा दो, थोड़ा अजीब लगेगा ना? अजीब क्यों लगेगा? कि लगेगा आप में यार सगाई मिस कर दिए, तिलक मिस कर दिए, तिलक में गाड़ी उड़ी मिली होती वो भी मिस कर दिए ना, यही सोचते हो ना। ये ले पढ़ लिख लो अच्छे से, हाँ, कि दहेज लेने का नौबत ना आए, है ना। तो अच्छे से पढ़ लो, पहले से सर्वसंपन्न हो जाओगी, सारी चीज़ें रहे तो किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। चलो देखो, आओ यहाँ सीखते हैं। हमने क्या बोला ध्यान से समझना,
हमने बोला है कि चुन्नू आवेश था, क्यों, ध्यान से समझना, चुन्नू था, ये बेचारा फंस गया कहाँ पे, महफिल में फंस गया। अब यहाँ से Q1 ने इस पे बल लगाया सरकार, ये हो गया F1, कितना हो गया, F1 लगाया, ये R1 डिस्टेंस पे था, यहाँ पे F2 लगाया, ये भी R2 डिस्टेंस मान लूँ, यहाँ से Q2 ने इस पे लगाया, यहाँ से Q3 ने इस पे लगाया, बल F3 लग रहा है, यहाँ पे 4 ने लगाया, बल F4 लग रहा है, Q4 ने लगाया, और यहाँ पे Q1 ने लगाया, बल Fn लग रहा है। तो बता दो इस पे बल कितना लग रहा है, जल्दी से बताओ इस पे बल कितना लग रहा है। तो भैया जो F नेट होगा, F नेट होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट Fn होगा। बोलो हाँ या ना। इतनी बात चमकी कि नहीं चमकी, जल्दी से बताओ, इतना बात समझ में आई। हमने क्या बोला कि कई आवेशों के कारण लगने वाला बल, यहाँ पे ध्यान से देखो, कई आवेशों के कारण जो लगने वाला बल का परिणामी है, इन बलों के अलग अलग सदिश योग के बराबर होगा। मतलब F1 निकालो, कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, F1 निकालो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बताओ Q1 Q अपॉन में R1 स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, ये हो जाएगा। F2 निकालो, कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q अपॉन R2 स्क्वायर, बोलो यही आएगा कि नहीं यार। इसी तरह का आप Fn तक निकाल सकते हो। बोलो अगर इतनी बात आप निकाल सकते हो तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ध्यान से सीख लो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एक लाइन में सीख लो, मज़ा आ जाए, एक लाइन में सीख लो, मज़ा आ जाए। इसका भैया बहुत यूज है न्यूमेरिकल में, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सुपरपोजिशन है, बल में भी है, वेव में भी है। आप 12th में पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स, वहाँ भी सुपरपोजिशन का रोल है। कॉन्सेप्ट का फंडा नहीं बदलने वाला, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। हाँ ठीक है, इसी एनर्जी के साथ आपको भी पढ़ना है भैया। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, हमने क्या बोला कि सारे झंझट को छोड़ के अगर मैं ऐसा लिख लूँ, बताओ समेशन लगा लूँ, इसको क्या बीजगणितीय योग बोलते हैं, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ, क्या इसको बीजगणितीय योग बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। तो यहाँ I = 1 से n मान लूँ, और यहाँ पे Q अपॉन, यहाँ पे क्या कॉमन है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन दिख रहा था ना सब में, और यहाँ पे मैं क्या लिख लूँ, Q1/Rn का स्क्वायर। क्या कोई समस्या है यार, जल्दी से बताओ, क्या कोई समस्या है। 1 रखा तो पहला वाला केस, 2 रखा तो F2, 3 रखा तो F3, 4 रखा तो F4, और n रखा तो Fn बन जाएगा। तो इसकी डिफिनेशन भी लिख लो, जल्दी से डिफिनेशन भी लिख लो। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे डिफिनेशन, किसी आवेश पर, ध्यान से देखो, जो समझाया उतना ही लिखना, रटना नहीं है। किसी आवेश पर कई आवेशों के कारण लगने वाला बल, कई आवेशों के कारण लगने वाला बल, ठीक है, किसी आवेश पर कई उधर नहीं दिख रहा क्या, चलो थोड़ा पीछे लिखता हूँ, देख लो, कई आवेशों पर लगने वाला बल, ठीक है, अलग अलग बलों के, चलो पहले उधर नहीं दिख रहा क्या, इधर देखो मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखो, इधर लिख देता हूँ। क्या लिखा कि कई आवेशों के कारण लगाए गए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, लगाए गए बलों का परिणामी, लगाए गए बलों का परिणामी क्या हो जाएगा, लगाए गए बलों का परिणामी क्या हो जाएगा, इन बलों के सदिश योग के, क्या होगा, सदिश योग के तुल्य होगा। क्या होगा, सदिश योग क्यों बोला, क्योंकि डायरेक्शन के साथ जोड़ेंगे, बल कैसी क्वांटिटी है, सदिश राशि है, सदिश योग के बराबर होता है। और मैथमेटिकली आप इसको ऐसा समझा सकते हैं, फटाफट नोट करो, न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, फटाफट नोट करो, न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, पलक झपकते ही क्वेश्चन कर लोगे, फटाफट इसको नोट करो, न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, पलक झपकते ही क्वेश्चन नोट कर लोगे। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं आपने 11th में पढ़ा होगा वेक्टर, याद है, अगर आपको वेक्टर याद है तभी आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आती है, नहीं याद होती तो आपको शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल समझ में नहीं आती, ठीक है, क्योंकि भैया 12th में आप आए हो तो हम ये मान के चल रहे हैं ना कि आप 11th तैयार है। भाई कोई भी टीचर होगा, अगर आप 12th में आए हो तो बेसिक चीज़ है, पूरी फिजिक्स की मैं नहीं बात करो, बेसिक चीज़ें आपके दिमाग से कभी नहीं उतरनी चाहिए। चलो देखते हैं आगे भैया की, हाँ लिख लेना, की कॉन्सेप्ट लिख लेना,
भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल की कॉन्सेप्ट, इसको मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपके एकेडमिक में बोलता है तो हम आराम से स्लोली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना, हम आराम से स्लोली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कंपटीशन देने बैठ गए, चाहे वो जेई हो, नीट हो, एनडीए एयरफोर्स हो, तो कैसे लगाओगे? 30 सेकंड का समय मिलता है, तो इसलिए सिखाने चल रहा हूँ, ध्यान से सीखो। देखो की कॉन्सेप्ट, यहाँ पे न्यूमेरिकल की कॉन्सेप्ट लिख लो, हेडिंग डाल लो, मज़ा आ जाएगा। देखो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट, अगर मान लेते हैं कभी आपको बोल देता है संतुलन की अवस्था कहेंगे, क्वेश्चन में बहुत देखने को मिलेगा, चाहे वो अभी बल का कॉन्सेप्ट हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हो, चाहे 11th में पढ़ा हो, चाहे आगे पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला। आपको बोलता है कि संतुलन की अवस्था में, क्या बोल देता है? संतुलन की अवस्था में, इस बात को नोट कर लेना, मज़ा आ जाएगा। संतुलन की अवस्था में अगर कहीं भी वर्ड दिख जाए कि बल भैया आवेश संतुलन की अवस्था में है, तो भैया क्या होगा? बलों का परिणामी शून्य होता है। क्या होता है? याद कर लो, बलों का परिणामी शून्य होता है। क्या होता है? बलों का परिणामी शून्य होता है, याद रख लेना। जितने भी बल होंगे सबका परिणामी कितना होगा? शून्य होगा। मान लो बोला है दो आवेश हैं Q और प्लस Q, बोल रहा है संतुलन की अवस्था में है, तो बताओ F1 प्लस F2 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। बात को समझना, पहला की पॉइंट है, न्यूमेरिकल में बहुत जगह वर्डिंग मिलती है इसकी। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं, अब मानता है आपसे ये पूछता है क्वेश्चन में, एग्जामिनर ये चाहता है कि आप डायरेक्ट आप इतना पढ़ के आए हो कि हमको आप टाइम आप हमें ना दें, ठीक है। एग्जामिनर ये सोचता है कि आप हमको टाइम ना दें यार, जल्दी से आप पेपर सॉल्व करें और निकले फटाक से, ठीक है, यही सोचता है। तो यार इसके लिए तो कॉन्सेप्ट के अंदर तक जाना पड़ेगा। देखो अगर हम अगला टॉपिक बनाते हैं हेडिंग टाइप में छोटी सी, दो बलों का परिणामी अगर ज्ञात करना है, देखो ध्यान से, दो बलों का परिणामी अगर ज्ञात करना है तो नोट कर लेना, पन्ना वन्ना बांध के कहीं रख लेना, ठीक है। दो बलों का परिणामी ज्ञात करना, भाई अपने को पता है दो बलों का परिणामी ज्ञात करने के लिए सरकार अपने को एंगल तो देगा ना, एंगल तो देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। और यहाँ पे दिशा भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? दिशा भी पूछ सकता है, दिशा पूछ सकता है। तो याद करो कि जब हम लोग 11th में तो हम लोग वहाँ पे दो वेक्टरों का परिणामी निकालते थे। बोलो हाँ या ना। याद आ रहा? क्या आता था? R बराबर अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। बोलो हाँ या ना। याद आया? हम लोग क्या निकालते थे? R बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन के लिए tan अल्फा निकालते थे। बोलो हाँ या ना। डायरेक्शन के लिए क्या निकालते थे? tan अल्फा निकालते थे, तो a प्लस b cos थीटा आता था और ऊपर b sin थीटा आता था। बोलो हाँ या ना। अगर इतनी चीज़ें आपको याद होगी तो इस टॉपिक को समझने में बिल्कुल भी हिचक नहीं करेंगे, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं, आपने दो बलों का परिणामी निकालना है, और सीखते हैं। इतना नोट कर लो, अच्छा 11th का नोट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट, देर नहीं करेंगे, ठीक है। फटाफट अभी 4-5 कॉन्सेप्ट आपको सिखाने बाकी है, 10 मिनट आपको और लूँगा बस, ठीक है। चलो आगे सीखते हैं। नोट कर लिया? आओ फटाफट देखते हैं भैया। बस एक ही रिक्वेस्ट है, सेशन का दबा के शेयर मार देना सबके पास आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप हम लोग की हिम्मत आप ही से है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या में जुड़ते जाओगे, हम लोग की एनर्जी और लौटती जाएगी, ठीक है। अभी तो एनर्जी में कमी नहीं, लेकिन और ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, हमने क्या बोला, मान लेते हैं दो बल लंबवत 90 होंगे। बोलो हाँ या ना। पहला केस मान लेते हैं, दो बल कैसे हैं? 90 हैं, ठीक है। 90 है तो है, क्या दिक्कत है? बताओ, इसका परिणामी यही होगा F नेट। बताओ कभी भी आपको ऐसा केस दिख जाए, ध्यान से सुनो, तो आपको कहीं भी चार्ज दिख जाए, कितने भी चार्ज दिखे, आप लोग माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना दिख जाए F नेट, एक करके बता देना, उस वैसे सबका निकालना। आपको जब इतना दिख जाए तो R बराबर देखो 2f² हो जाएगा प्लस f² cos 90 का 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो R बराबर कितना आ जाएगा? √2f आ जाएगा। बोलो हाँ। R की जगह यहाँ f है, तो f नेट बराबर √2f। आप ये फॉर्मूला लगा देना। और f कैसे निकालोगे? f कैसे निकालोगे? ध्यान से सीखो, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, चुरा ले जाओगे तो फ़ायदा आएगा। और f निकालने का तरीका 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। f ऐसे अपन निकाल लेंगे। बोलो हाँ या ना।
निकाल लोगे ना। तो भैया अगर दो बलों का परिणामी आपको 90 दिख जाए सरकार, तो ये आधा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, वो आधा 45 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर डायरेक्शन निकालना था तो आप डायरेक्शन भी निकाल सकते थे, फॉर्मूला मैंने बताया, ठीक है। चलो नोट करो, पहला कॉन्सेप्ट है ये, दो बलों के परिणामी का जब परस्पर लंबवत हैं तो फार्मूला नेट एफ क्या लगा देना, √2f लिख देना और एक एफ की वैल्यू निकाल देना। फालतू कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं भागेंगे, फालतू कैलकुलेशन के चक्कर में आगे नहीं भागेंगे। शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, सीखते चलो, आगे देखो, चलो प्यार से देखते चलो। अगर मान ले 60 डिग्री हो जाए सरकार, देखो जो जो एग्ज़ाम में पूछता है उतना बता देता हूँ, उसके बाहर से एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। जितने एंगल पूछता है एग्ज़ाम में, अभी तक जितने पूछे उतने बस मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे मान लो बोल रहा है कि दो बलों का परिणामी 60 है, ऐसा कुछ, दो बल 60 में है, तो बताओ एफ नेट यहाँ पे होगा, ये 30 हो गया। बताओ अगर ऐसा केस बन जाए तो बताओ एफ नेट जो होगा क्या होगा, एफ नेट लिख लेना √3f, क्या लिख लेना, √3f लिख लेना। और f की वैल्यू कैसे निकालोगे, फिर बता रहा हूँ, कूलाम के नियम से। f की वैल्यू कैसे निकालोगे, कूलाम के नियम से, जैसे अभी तक सॉल्व करते आए हो, √3, सारा झंझट खत्म। क्या आवेश रखना, कितने आवेश दिया है उससे मतलब ही नहीं है, बस फार्मूला चुराया, √3f कैसे आया एक करके सिखाया, वैसे सारे करना है, थीटा बदलते जा रहे हैं। चलो अगला देखो, मान लेता हूँ मैं, मान लेता हूँ 60 हो गया, 45 हो जाए तो क्या करोगे। तीन ही पूछता है सरकार एग्जाम में, 90, 60 और 45। चौथी बात अभी तक पूछी नहीं है, पूछेगी भी तो आप उसको करने में सक्षम रहोगे। चलो देखते हैं, मान लेता हूँ अगर 45 हो जाए, बताओ आधा कितना हुआ, 22.5, बोलो हाँ या ना, 22.5 हुआ ना। अगर 45 हो जाए तो भैया फार्मूला क्या लगा देना, 2 + √2 1/2f लगा देना। कितना आ जाएगा, 2 + √2 1/f लगा देना। एफ नेट की बात हो जाएगी, किसकी बात हो जाएगी, एफ नेट की बात हो जाएगी, बोलो है ना। अगर 120 पूछ ले तो उतना ही आंसर हो जाता है, वो मैं क्वेश्चन के साथ आपको लेके कराऊंगा, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और सेशन वेयर जरूर शेयर करेंगे सभी प्यारे बच्चे, ठीक है। तो चलो जल्दी से बाय बाय बोलो सभी लोग, रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय, ठीक है। अगली क्लास में धमाकेदार न्यूमेरिकल की क्लास होगी, कूलाम के सदिश रूप और बलों के अध्यारोपण पे धमाकेदार न्यूमेरिकल की क्लास होगी सरकार, ठीक है। नोट कर लो, बाय बाय सभी को।